A war broke out 3000 kilometers from India and within 48 hours आपका कुकिंग गैस महंगा हो गया। एयरलाइंस ने फ्लाइट्स कैंसिल करना स्टार्ट कर दी एंड स्टॉक मार्केट ने 13.5 लाख करोड़ एक ही दिन में वाइप आउट कर दिया। मोस्ट पीपल थिंक ये किसी और की वॉर है, बट इट्स नॉट। क्योंकि अगले 10 मिनट में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे 33 किलोमीटर्स का ओशन स्ट्रेच, जिसका नाम आपने सुना भी नहीं होगा, वो इंडिया का लार्ज पार्ट कंट्रोल करता है। और इस वीडियो के एंड तक आपको पता होगा कौन से सेक्टर्स विन कर रहे हैं, कौन से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, हिस्ट्री क्या कहती है और एज एन इन्वेस्टर आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस। इसकी विड्थ 33 किलोमीटर्स है, शॉर्टर देन द डिस्टेंस बिटवीन कैनॉट प्लेस एंड आईजीआई एयरपोर्ट। लेकिन फिर भी हर रोज अराउंड 20 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल इस गैप से पास होते हैं। ये अमाउंट दुनिया के टोटल सीबॉर्न ऑयल ट्रेड का लगभग 27% है। सो यस, मैप पर यह काफी टाइनी लगता है, बट रियल वर्ल्ड में ये इकोनॉमिक का चेक पॉइंट है। और जब आप ये समझ लेते हैं तो बाकी की स्टोरी मेक सेंस करने लगती है। क्योंकि फरवरी 28, 2026 को यूएस एंड इजराइल ने ईरान के अंदर 47 स्ट्राइक्स पर टारगेट किया। ईरान ने रिस्पॉन्ड किया बाय इफेक्टिवली शटिंग द स्ट्रेट। विद इन डेज टैंकर ट्रैफिक 70% गिर गया। एक पॉइंट पर लगभग 150 शिप्स बाहर खड़ी थी। अब यहाँ एक ऐसी बात है जो इंटरनेशनल कवरेज ने या तो अंडरप्ले की। इंडिया गेट्स 14.7% ऑफ एवरीथिंग दैट पासेस थ्रू स्ट्रेट। हम चाइना के बाद सेकेंड नंबर पर हैं। इंडिया जितना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है उसका 50% इसी गैप से पास होता है। और सिर्फ क्रूड ही नहीं, इंडिया का इंपोर्टेड कुकिंग गैस का आधा स्पेशली कतार एंड यूएसए से भी इसी रूट पर डिपेंड होता है। इसका मतलब ये इंडिया के लिए कोई डिस्टेंट जियोपॉलिटिकल इवेंट नहीं है, ये एक डायरेक्ट एनर्जी रिस्क है। लेट मी आस्क यू समथिंग। जब आप इंडिया की ऑयल डिपेंडेंस के बारे में सोचते हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? प्रोबेबली एक पेट्रोल पंप या डीजल या आपकी कार। लेकिन ये तो स्टोरी का सबसे छोटा पार्ट है, क्योंकि ऑयल सिर्फ एक फ्यूल नहीं है। ये आपके बिस्किट्स के ऊपर की प्लास्टिक रैप है, ये उस फर्टिलाइजर में है जो आपका वीट उगा रहा है। पेंट, टायर्स, पैकेजिंग, सिंथेटिक्स, ये सारी चीजें आप डेली यूज करते हैं विदाउट इवन नोइंग कि इनमें ऑयल है। इसीलिए ऑयल शॉक्स कभी फ्यूल शॉक्स नहीं देते, दे बिकम एवरीथिंग शॉक्स। और इंडिया स्पेशली यहाँ एक्सपोज्ड है क्योंकि हम अपना 87.7% क्रूड इंपोर्ट करते हैं। लास्ट ईयर ही इंडिया ने $137 बिलियन इन्वेस्ट किए सिर्फ क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में। ये था फर्स्ट पंच। फिर आया सेकंड पंच, क्योंकि ये सिर्फ क्रूड ऑयल तक नहीं रुका, प्रेशर नेचुरल गैस तक पहुंच गया। इंडिया कतार और यूएई से बड़ा एलएनजी वॉल्यूम इंपोर्ट करता है। अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री एस्टिमेट्स, करीब 45,000 इंडियन कंटेनर्स पोर्ट्स पर ट्रांसमिट में सीज में कहीं ना कहीं स्टक या डिलेड हो गए हैं। एक्सपोर्टर्स के लिए फ्लाइट कॉस्ट सडनली 5 गुना तक बढ़ गया। और ये सिर्फ शिपिंग कंपनीज की प्रॉब्लम नहीं है। जब फ्लाइट कॉस्ट एक्सप्लोड करते हैं तो उसका इम्पैक्ट पूरी सप्लाई चेन में स्प्रेड हो जाता है। एक्सपोर्टर्स के वर्किंग कैपिटल साइकिल्स, डिलीवरी स्केड्यूल और अल्टीमेटली प्रॉफिट मार्जिन्स तक। मतलब अब ये क्राइसिस सिर्फ इंडिया का फ्यूल बिल नहीं बढ़ा रहा, ये इंडिया में बिजनेसेस करने की कॉस्ट भी बढ़ा रहा है। एनर्जी मिनिस्ट्री ने फोर्स मेजर इन्वोक कर दिया, मतलब फॉर्मली उन्होंने मान लिया कि इस कंडीशन में नॉर्मल सप्लाई गारंटी नहीं की जा सकती। फर्टिलाइजर्स, प्लांट्स और पावर जनरेशन को प्रायोरिटी मिली और शॉक मूव हो गया हाउस होल्ड्स की तरफ, मतलब आपके किचन की तरफ। इसलिए कुकिंग गैस प्राइसेस 60 रुपीज तक बढ़ गए। इंडिया में टोटल 31 करोड़ एलपीजी कनेक्शंस हैं। ये वेस्ट एशिया की वॉर है जो इंडियन किचन्स में दिख रही है। नाउ लेट्स मूव टू द मार्केट। क्योंकि आज चीजें थ्योरेटिकल नहीं रहती, मार्च 9, 2026 को इंडियन मार्केट्स ने एक ही सेशन में 13.5 लाख करोड़ लूज किए। मार्च 9 को ब्रेंट क्रूड $119 पर बैरल तक पहुंच गया। ऑयल मार्केट के सबसे वॉलेटाइल सेशंस में से एक, बट नॉट एवरीवन लॉस्ट। कुछ सेक्टर्स में कुछ पॉजिटिव अपडेट्स देखने को मिले। चलिए विनर्स और लूजर्स को सेपरेट करते हैं। जब भी वर्ल्ड एयर स्ट्राइक या मिसाइल फुटेज से बाहर जाता है, गवर्नमेंट अपनी डिफेंस रेडीनेस रीथिंक करती है। मार्केट से बात जानते हैं, इसलिए इंडिया के डिफेंस स्टॉक्स इमीडिएटली मूव हुए। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स 2 दिन में 6% तक बढ़ा। मैग्जॉन डॉक 9% जंप हुआ। भारत डायनेमिक्स 7% बढ़ा। और फिर पॉलिसी सपोर्ट भी आया, 80,000 करोड़ की इमरजेंसी डिफेंस प्रोक्योरमेंट। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं, डिफेंस इज अ बेनिफिशियरी ऑफ करंट सिनेरियो। गोल्ड डिड व्हाट? Gold always does in a crisis.
प्राइजेस 1.68 लाख पर 10 ग्राम तक पहुंच गए एज इन्वेस्टर्स रश टू सेफ हेवन एसेट्स। लेकिन ज्यादा इंटरेस्टिंग विनर था अपस्ट्रीम ऑयल कंपनीज जैसे ONGC और ऑयल इंडिया, क्योंकि ये ऑयल कंपनीज हैं और जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो इनकी अर्निंग्स पर बैरल भी बढ़ जाती है। एयरलाइंस भी ऑयल शॉक से बच नहीं सकती। उनके कॉस्ट स्ट्रक्चर में एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF सबसे बड़ा वेरिएबल होता है और इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग 45% ऑपरेटिंग कॉस्ट सिर्फ फ्यूल्स पर जाती है। रिसेंट एस्केलेशन के बाद ATF प्राइसेस में सर्ज देखने को मिली और एविएशन स्टॉक्स जैसे इंडिगो, स्पाइस जेट 8% तक गिरे। ये सिर्फ स्टॉक प्राइस की बात नहीं है। वेस्ट एशिया एयरस्पेस डिसरप्शंस की वजह से 179 इंडियन फ्लाइट्स कैंसिल या रीरूट करनी पड़ी। IOCL, BPCL एंड HPCL जैसे OMCs के लिए हाई क्रूड बैड न्यूज है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट से ये क्रूड ऑयल खरीदते हैं और इसे रिफाइन करके पेट्रोल या डीजल में बेचते हैं। प्रॉब्लम तब आती है जब क्रूड प्राइसेस शार्पली बढ़ जाते हैं। अब लेंस थोड़ा बड़ा करते हैं। ऑटोज में प्लास्टिक, रबर, एडहेसिव सब पेट्रोलियम से आते हैं। कॉस्ट बढ़ जाती है, कंज्यूमर प्राइसेस सेंसिटिव हो जाता है और डिमांड हिट हो जाती है। पेंट्स इनका रॉ मटेरियल क्रूड से लिंक्ड है, जिससे मार्जिन्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। FMCG, हायर पैकेजिंग कॉस्ट और हायर फ्राइट कॉस्ट। अब बात करते हैं IT की। लोग पूछते हैं IT क्यों गिर रहा है? रीजन डायरेक्ट नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक है। जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, ग्लोबल इन्फ्लेशन का प्रेशर भी बढ़ता है। इस सिचुएशन में सेंट्रल बैंक्स जैसे US फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कट्स को डिले कर देते हैं। हायर रेट्स का मतलब होता है कंपनी अपने बजट टाइटन करने लगती हैं, और जब बजट टाइट होते हैं सबसे पहले डिस्क्रिशनरी टैक्स स्पेंडिंग स्लो होती है। बैंक निफ्टी 7% डाउन है सिंस द अटैक ऑन ग्राउंड्स ऑफ हायर इन्फ्लेशन फियर्स, राइजिंग ऑयल प्राइसेस और ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो डाउन होने की प्रोबेबिलिटी से। जब आप किसी क्राइसिस के बीच में होते हो तो सब कुछ अनप्रेसिडेंटेड लगता है। ऐसा लगता है इस बार सिचुएशन बिल्कुल अलग है और शायद रिकवरी भी ना हो, लेकिन हिस्ट्री कुछ और ही कहती है। इस टेबल को देखिए, ये एक नंबर्स नहीं है, ये एक पैटर्न है जो हर बार रिपीट होता चला आ रहा है। 1990 में जब इराक ने कुवैत पर हमला करा, सेंसेक्स लगभग 14% गिरा और प्रेशर बना रहा करीब 36 वीक्स तक। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व सिर्फ 3 हफ्तों के इंपोर्ट्स पर गिर गए थे। उस वक्त लोगों को सच में लग रहा था कि इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है, लेकिन फिर क्या हुआ? मार्केट ने बॉटम बनाया और सिर्फ एक हफ्ते में 26% ऊपर, 3 महीने में 39% एंड 6 मंथ्स में 65% ऊपर। और एक इंटरेस्टिंग बात है, इसी क्राइसिस ने इंडिया को पुश किया 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरफ। जो मॉडर्न इंडियन इकोनॉमी की स्टोरी है वो वहीं से शुरू होती है। 1999 कारगिल वॉर, न्यूक्लियर आर्म नेबर के साथ कॉन्फ्लिक्ट, सेंसेक्स 11% गिरा, लेकिन रिकवरी सिर्फ 6 वीक्स में हो गई एंड बॉटम से मार्केट लगभग 40% ऊपर था। 2001 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक, मॉडर्न हिस्ट्री का शायद सबसे शॉकिंग जियोपॉलिटिकल इवेंट। मार्केट्स लगभग 18% गिरे। करेक्शन सिर्फ 2 हफ्ते चला एंड 6 महीने के अंदर मार्केट 45% ऊपर था। 2008 बॉम्बे अटैक, हम कैसे भूल सकते हैं ये डायरेक्ट अटैक इंडियन सॉइल पर। इसमें सेंसेक्स सिर्फ 3% गिरा एंड एक ही हफ्ते में रिकवर भी हो गया। 2022 रशिया यूक्रेन वॉर, ऑयल प्राइसेस $75 से डायरेक्ट $130 तक पहुंच गया। सेंसेक्स लगभग 11% गिरा एंड रिकवरी में 23 वीक्स लगे। रीसेंट मेमोरी का सबसे लंबा करेक्शन था, लेकिन फिर रशियन ऑयल रीरूट हुआ, न्यू ट्रेड रूट्स बने, प्राइसेस ग्रेजुअली $85 के आसपास स्टेबलाइज हो गए और बॉटम से लगभग 6 महीने बाद मार्केट 25% ऊपर था। अब आते हैं 2026 पर, ईरान, इजराइल एंड US कॉन्फ्लिक्ट। अभी तक मार्केट्स लगभग 5% नीचे हैं। रिकवरी कितने टाइम में होगी? फॉरवर्ड रिटर्न्स क्या होंगे? टेबल में अभी तक ये नंबर्स ब्लैंक है क्योंकि स्टोरी अभी तक चल रही है। अब हम सारे इवेंट्स का एवरेज देखें तो एवरेज करेक्शन लगभग 9% है। एवरेज ड्यूरेशन 11 वीक्स एंड मीडियन और भी इंटरेस्टिंग है। टिपिकल करेक्शन ड्यूरेशन सिर्फ 4 वीक्स होता है और 6 मंथ्स बाद रिटर्न्स अराउंड 39% होते हैं। डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स बट एक पैटर्न हमेशा रिपीट होता है। मार्केट पैनिक फर्स्ट, देन दे एडजस्ट एंड देन दे रिकवर। इंडिया आज पहले से ज्यादा रेजिलिएंट है। हमारे फॉरेक्स रिजर्व स्ट्रॉन्ग हैं, इन्फ्लेशन बेस लो है एंड सोर्सिंग मिक्स डाइवर्सिफाइड है। लेकिन हिस्ट्री का सबसे बड़ा लेसन ये है, मार्केट्स डू नॉट हेट कॉन्फ्लिक्ट एज मच दे हेट अनसर्टेनिटी।
एक बार अनसर्टेनिटी क्लियर हो जाती है तो रिकवरी फास्ट होती है। ग्रेट इन्वेस्टर्स वो अब प्रेडिक्ट नहीं करते, वो मैकेनिज्म समझते हैं। वो देखते हैं कौन सा बिजनेस एक्सपोज्ड है, किसकी बैलेंस शीट स्ट्रांग है और कब रैशनल रहना है जब मार्केट्स इरेशनल हो जाएं। ध्यान रहे, पैनिक सेलिंग हमेशा हमारे पोर्टफोलियो को लॉन्ग रन में हर्ट करती है और ये टाइम एसआईपी स्टॉप करने का बिल्कुल नहीं है। मेक श्योर अगर आप डिप्स में बाय करते हो तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को ही पिक करना। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी एंड इसका ब्रेकडाउन आपको यूजफुल लगा। मेक श्योर टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट। और हाँ, अरिहंत प्लस को सब्सक्राइब करिए। सी यू अंटिल नेक्स्ट वन।